गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया एसी में खाना। क्या कहा? मेरे पति वहाँ से भाग गए थे क्या? अभी वो ठीक है? हाँ, अब तो आपके पति ठीक है। बड़ी मुश्किल से हम उन्हें पकड़ कर लेकर आए हैं। सच कहूँ तो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं कई बार, इसलिए हमने उन्हें अपनी कमरे में बंद करके रखा है। वो अक्सर घर जाने के लिए कहते ही है। तो क्या वो अभी घर नहीं आ सकते? जी नहीं, अभी आपके पति घर नहीं जा सकते। और हाँ, अभी क्योंकि और भी बहुत खर्चा हो रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी की फैसिलिटी भी देनी होती है, तो इसलिए इस बार का चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा। इस महीने से एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे आपके। जी ठीक है, हम आपके सारे खर्चे पे कर देंगे। इतना कहकर प्रीति कॉल कट कर देती है और वो अपने पति को लेकर काफी परेशान हो रही थी। पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कैसे हो पाएगा, खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ रिया भी जॉब से घर वापस आ जाती है। तब प्रीति रिया को ठंडा पानी लाकर देती है। सच में भाभी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी में तो बिल्कुल तप जाते हैं। देख लो, अभी 6 बज रहे हैं और अभी भी कितनी गर्म लू चल रही है। मेरे तो हाथ एकदम जल जाते हैं। हाँ सही कहा, गर्मी तो बहुत हो रही है। प्रीति को परेशान देखकर रिया पूछती है, क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या भैया की फिर से कोई खबर आई है? हाँ, उन्होंने फिर से वहाँ से भागने की कोशिश की थी और इस बार उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा है। और अभी तो कह रहे थे कि अभी उन्हें समय लगेगा ठीक होने में, इसलिए अभी वो घर वापस नहीं आ पाएंगे साथ में। और क्या भाभी? यही कि उन्होंने बोला है कि इस बार गर्मी की फैसिलिटी ऐड करेंगे तो उसका खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। समझ नहीं आ रहा अब सब कैसे होगा। अरे भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी, फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी ना क्या छोटी छोटी बातों की चिंता करती रहती हो। बस भैया का वहाँ रहना बहुत जरूरी है और फिर कुछ ही दिनों की बात है, 2-3 महीने में भैया वापस आ जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर तो बोझ बढ़ता ही जा रहा है ना। बस भाभी, ऐसी बात आज तो कह दी, लेकिन आइंदा मत कहना। मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। जब आप इस घर में शादी करके आई थी तब मैं बहुत छोटी थी। इतने सालों से आपने मेरा कितना ध्यान रखा है, तो अब मेरी बारी। अब आप ज्यादा चिंता मत करो, बस मेरे लिए बढ़िया सा मजेदार बनाना शेक बना दो। प्रीति रिया के लिए बनाना शेक बनाती है, जिसे पीने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। बस गर्मी में यही चीजें से तो कलेजे को जरूरत होती है, एकदम कलेजे को ठंडक मिल जाती है। अब जल्दी से नहा लेती हूँ, तब थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता और रमेश एक पड़ोसी के पास गए हुए थे। वहां पर बैठक में सब बैठे हुए थे। अरे बल्कि अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। आजकल तो बच्चों की शादी बस सही से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, वरना तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने, क्योंकि कई बार तो इसी चीज की चिंता रहती है कि सब कुछ ठीक से होगा है या नहीं। सब बड़े मजे से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक खड़ूस पड़ोसन आती है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन सुनीता तुम एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी की शादी कब कर रही हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम जल्दी ही अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हें उसकी कमाई खाने में मजा जो आ रहा है ना। और बेटे को तो तुम लोगों ने पता नहीं पिछले कुछ महीनों से कहाँ गायब कर दिया है। किसी को खबर ही नहीं है कि तुम्हारा बेटा महीनों से कहाँ गायब है। तुम लोगों ने ढूंढा भी नहीं, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। ये सब सुनकर सुनीता को गुस्सा आ जाता है। एक बात बताओ, तुम्हें दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की कुछ ज्यादा ही इच्छा रहती है? जब देखो बस दूसरों के घर की बातें करती रहती हो। हाँ, लगता है तुम तो बुरा मान गई। अरे मैंने कौन सी टांग अड़ाई है, मैंने तो बस सच बोला है। वैसे भी यहाँ पर सबको पता ही है, तो भला इसमें कुछ भी छुपाने वाली क्या बात है कि तुम्हारा बेटा पहले क्या कारनामे करता था और तुम्हारी कुंवारी जवान बेटी अब तक घर में बैठी है। सुनीता को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो बात को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाह रही थी। तब शीला कहती है, कमला मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर पर भी तुम्हारी जवान बेटी है। कम से कम सुनीता की बेटी कुछ कर तो रही है, लेकिन तुम्हारी बेटी का तो बस क्या ही कहें। शीला के बोलने पर जाकर कहीं कमला चुप होती है। तब सुनीता रमेश के साथ घर वापस आ जाती है। दोनों का मूड थोड़ा खराब हो गया था। घर आने पर बाहर आंगन में रिया जब ट्यूशन पढ़ा रही थी तो वो उन दोनों को उदास होता देखकर पूछती है, अरे मम्मी पापा आप दोनों इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इसलिए परेशान है। थोड़ी देर शीला के घर जाकर बैठ जाते हैं तो अच्छा लगता है, वरना तो गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। हाँ बेटा, बाकी और कोई बात नहीं है, तुम आराम से ट्यूशन पढ़ लो, उसके बाद जल्दी खाना खाकर सो जाना, बहुत थक गई होगी।
इतना कहकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और रिया उनकी बातों से सब समझ जाती है। भले ही आप दोनों मुझे कुछ नहीं बताना चाह रहे, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ कि क्या चल रहा है। दुनिया बड़ी जालिम है, दूसरों के ऊपर बहुत बातें आसानी से मार देती है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ वही जानता है कि जिंदगी में कभी कभी कितना संघर्ष होता है। रिया फिर से सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और वो सब बच्चों का काम चेक कर रही होती है तो अचानक कहती है, अरे बच्चों एक बात बताओ, ये आरव और शहरी इतने दिनों से ट्यूशन क्यों नहीं आ रहे हैं? इन्हें कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया है। चीटी, उन दोनों ने कहीं और ट्यूशन लगवा लिया है। उन दोनों को मैंने पीछे वाली गली की दीदी के पास ट्यूशन जाते हुए देखा है। अरे ये तो हद हो गई है, पहले दोनों कितने नालायक थे, इन दोनों को पढ़ना तक नहीं आता था। मैंने कितना कुछ पढ़ाया सिखाया और इतने महीने से मेरी फीस भी नहीं दे रहे थे। जब फीस देने की बारी आई तो ट्यूशन हटवा दिया। सच में इन लोगों ने तो हद कर दी। आज ही मैसेज करूंगी कि मेरी फीस चुपचाप दे दी जाए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद रिया घर के अंदर आती है जहाँ पर उसका भतीजा भतीजी स्कूल का काम कर रहे थे। रिया का मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। क्या बात है रिया? रिया सारी बात बताती है। बस एक जगह पढ़ लेते हैं और फीस नहीं देते हैं, और जब कई महीने की फीस इकट्ठी हो जाती है तो कहीं चले और जाते हैं। मतलब मेरी सारी मेहनत बर्बाद जा रही है। कोई बात नहीं, अपना इतना मूड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बेवजह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले ही इतनी गर्मी है, बस तुम इन्हें एक बार मैसेज डाल देना। भाभी मैं कितनी मेहनत करती हूँ और ऊपर से फीस भी कम लेती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा करते हैं। इन लोगों के पास पैसे होते हैं, अपने सारे खर्चे करने के लिए पैसे आ जाते हैं, लेकिन जब ट्यूशन फीस देनी होती है तो कहीं और लगवा लेते हैं। कोई बात नहीं बुआ, आप गुस्सा मत करिए। ज्यादा गुस्सा करने पर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब खूब पैसे कमाऊंगा और आपको भी दूंगा। हाँ बुआ, देखो मैंने अपने स्कूल का सारा काम खत्म कर लिया है। अभी मैं थोड़ी सी ड्राइंग बना रही हूँ, उसके बाद ट्यूशन का काम भी खत्म कर लूंगी। जैसा आपने हमें सिखाया है हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं। देखना हम बड़े होकर बहुत पैसे कमाएंगे और आपको देंगे। बच्चों का इतना प्यार देखकर रिया की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं और वो कंट्रोल करते हुए कहती है, ठीक है बच्चों, अब तुम दोनों पहले खाना खा लो, उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और घर में सिर्फ एक ही पराठा था। इसमें तो बहुत ज्यादा आवाज आती है और हवा कम। जब देखो बस घर घर करता रहता है, हवा का तो नामो निशान तक नहीं है। ये पंखा सिर्फ नाम का रह गया है, हवा तो इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं आती। पसीने तक नहीं सूखे हैं अब तक। हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अब प्रीति ही सबको हाथ पंखे से थोड़ी हवा कर रही थी। पंखा चलने के बाद भी किसी को गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके सब एडजस्ट कर रहे थे और गर्मी में ही सो जाते हैं। रात को गर्मी की वजह से सबकी आंख खुलती है और हर कोई बस करवट ही बदलता रहता है। दिन गुजरते हैं। रिया ऑफिस में काम कर रही थी। ऑफिस का एसी खराब हो गया था। यार यहाँ तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। सच में यार, गर्मी में तो ऐसी चीज खराब नहीं होनी चाहिए, वरना गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। कितनी बार इस बॉस को बोल दिया है कि एसी ठीक करवा दो, लेकिन नहीं। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है। देखिए, अभी आप सबको पता है जैसा कि अभी एसी खराब हो गया है, इसलिए अभी आप सब ये कूलर लगा लीजिए। मैनेजर वहाँ पर कूलर लगाकर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर एक कैबिन में 8 से 10 लोग थे और एक कूलर से काम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी कभी इन खड़ूस लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। वैसे आदमी ठीक है, लेकिन इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है? अरे अगर कूलर लगाना था तो कम से कम 2-4 तो लगा देते। सही में मेरे पास तो कूलर तक की हवा नहीं आ रही। पंखा भी एकदम टेढ़ा हो गया है, ढंग से हवा नहीं फेंकता। इन्होंने एनवायरनमेंट इतना अच्छा दिया है और काम फिर भी उस हिसाब से मांगते हैं। अरे ऐसे में इतनी गर्मी में किसका काम करने का मन करेगा? सही कहा। तभी रिया के पास किसी का कॉल आता है और कॉल देखने के बाद वो बड़ी खुश हो जाती है। लगता है तुम्हारे चाहने वाले का फोन आ गया है, इसलिए तो चेहरे पर इतनी खुशी नजर आ रही है। सही कहा, देखते हैं साहब जी क्या कह रहे हैं। रिया कॉल पर बात करने लगती है। क्या कहा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुमसे मिलने आ जाऊंगी मैं, लेकिन अभी तो हम संडे को ही मिल पाएंगे। तुम्हें पता है ऑफिस से घर जाकर मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। पेरेंट्स तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं करने देते और अभी मैं कर भी नहीं सकती। भैया का खर्चा भी काफी बढ़ गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लंच में आ जाना, हम साथ में लंच कर लेंगे। रिया ऑफिस से लंच ब्रेक में चली जाती है और वहां जाने के बाद रजत के साथ वो लंच करती है। रजत से मिलने के बाद ही रिया थोड़ा खुद को रिलैक्स फील कर पाती है। और बताओ, तुम्हें पक्का अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इतनी चिंता मत क्या करो मेरी, कभी जरा अपने बारे में भी सोचा करो। हाँ बाबा, तुम्हारे बारे में सोचना मतलब खुद के बारे में सोचना ही तो है। तुम भी इतनी चिंता मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा।
और तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जरा मेरे ऊपर भी डिपेंड होना सीखो। क्या हमेशा सब कुछ खुद ही करने के बारे में सोचती हो? इस तरह दोनों बात करते हैं और उसके बाद अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति जब घर में दोपहर का खाना बना रही थी। सच में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बाप रे, इतनी गर्मी में कोई कैसे गरीब रहे। दादू जरा जोर से हवा करो ना, बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। अरे बताओ, हाथ पंखे से ही हवा करनी पड़ रही है और तब भी राहत नहीं मिल रही। एक घर में फर्राटा है, वो भी किसी काम का नहीं है, बस इसमें से आवाज ही आ रही है। एक तरफ बाकी सब गर्मी से परेशान थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीति किसी और चीज को सोचकर परेशान हो रही थी। वो चूल्हे पर खाना बना रही थी और साथ में कुछ सोच रही थी। बेचारी रिया अकेले कब तक सब कुछ संभालेगी। इस बार तो उसने उनके लिए ज्यादा खर्चा दिया है। बच्चों की फीस टाइम पर नहीं आती है और बाकी खर्च कैसे निकलेगा, और पक्का भी नहीं पता कि आगे सब ठीक होगा या नहीं। अब हमेशा तो रिया हमारी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। इतने सालों से संभाल रही है, उसकी शादी की उम्र हो रही है। हर कोई मम्मी पापा को ताना दे रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। अब प्रीति सभी को दोपहर में खाना देती है और खाते हुए वो रमेश और सुनीता से इस बारे में बात करती है। मम्मी जी, पापा जी, रिया हमारे लिए कितना कुछ कर रही है और इतने सालों से कर रही है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसकी शादी की उम्र हो रही है और अभी तक उसके कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कहीं काम शुरू कर दूं। बेटा, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भला कब तक इस तरह रिया पर ही चीजों को बोझ डालेंगे। क्योंकि मुझे मेरे बेटे से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम सबको ही मिलकर कुछ करना होगा और रिया के बारे में सोचना होगा। शाम को जब ऑफिस से रिया घर वापस आती है तो प्रीति ने उसके लिए शिकंजी बनाई थी और वो पीती है। इतनी गर्मी में आपके हाथ की शिकंजी पीकर मजा आ गया। एक बात बताइए, आप सब ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हैं? बेटा, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मम्मी, बोलो क्या बात है? दरअसल रिया, मैंने सोचा है कि अब से मैं भी कहीं पर काम करना शुरू करूंगी। लेकिन क्यों भाभी, अचानक से आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि रिया, हम अकेले तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। अब बाकी खर्च भी बढ़ रहे हैं और फिर तुम्हारी उम्र भी हो रही है। तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। भाभी, अभी मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हमें तुम्हारी शादी के बारे में अभी नहीं तो कभी तो सोचना ही होगा। जब सोचना होगा तब सोच लेना, अभी इतनी जल्दी नहीं है। नहीं बेटा, कब तक तू इस घर को संभालती रहेगी? तू हमारे लिए इतना कर रही है, बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा, तेरे जाने के बाद तो हमें ही इस घर को देखना होगा ना। हम अपनी वजह से तेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। अब चाहे तेरी भाभी के साथ मुझे ही क्यों ना काम करना पड़े, मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँ। रिया पहले सभी को काम करने के लिए मना करती है, लेकिन आज कोई भी उसकी बात नहीं मानता। ठीक है भाभी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा काम है, आप वही कर लीजिए। अब मम्मी पापा, आप दोनों गर्मी में बहुत परेशान हो जाओगे। आप दोनों को वैसे ही बीपी की बहुत परेशानी रहती है। आप दोनों ने अपनी उम्र में बहुत काम कर लिया है और मुझे पूरा यकीन है भैया के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसलिए भैया के आने तक तो मैं यहाँ पर ही हूँ। और भाभी, आप मदद करना चाहती हो तो आप काम कर सकती है। मैं कल ही आपके काम के बारे में बात कर लूंगी। आखिर रिया का भाई कहाँ गया हुआ था और यहाँ पर क्या छुपाया जा रहा था, ये सब बस जल्दी ही पता चलने वाला है। अब वहीं पर रिया प्रीति के लिए बात कर लेती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जहाँ पर महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और बहुत तरह के काम थे। वहाँ पर प्रीति ने काम करना शुरू किया और वहाँ की सैलरी भी अच्छी थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी अच्छी और इतनी बड़ी फैक्ट्री है। हाँ, यहाँ आने के बाद तो मेरी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई। पहले मैं मजदूरी क्या करती थी और अब यहाँ पर काम करती हूँ, तो सेहत भी ठीक है और पैसा भी ठीक मिल जाता है। वरना तो भूख के मारे कई बार हालत खराब रहती थी। सही बात है, अब पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना होता है, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता था। यहाँ पर आने के बाद तो फिर भी ठीक है, ज्यादा नहीं है पर जरूरत जितना ही तो है। सब अपनी रोजमर्रा की और पुरानी बातें करते हुए अपना काम करते हैं। अब प्रीति भी फैक्ट्री में काम करने लगी थी, तो रिया का थोड़ा सा हाथ बटने लगा था। एक तरफ प्रीति भी गर्मी में घर का काम करती और उसके बाद फैक्ट्री जाकर काम करती, और दूसरी तरफ रिया भी पूरा दिन मेहनत करती। लेकिन रिया की जिंदगी में एक और परेशानी थी। जब रिया ऑफिस में कैबिन में बैठकर रजत को कॉल कर रही थी। क्या बात है, अभी भी फोन नहीं उठाया? नहीं यार, इतने दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रहा। उसके घर पर भी नहीं जा सकती मैं। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी घर जाने की मत सोच। उसके दोस्तों को कॉल करके देख ले और पूछ ले कि कहाँ पर है। अरे उसके दोस्तों को कॉल किया, वो भी लोग फोन नहीं उठा रहे। और इतना करने के बाद रजत का सिर्फ एक मैसेज आया कि वो ठीक है और कुछ दिन अकेले रहना चाहता है। लेकिन मुझे बड़ी चिंता हो रही है, आखिर बात क्या है? अरे अगर रजत का मैसेज आया तो फिर ठीक है ना साहब, कोई बात नहीं, इतनी चिंता मत कर।
इस तरह अब रिया बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर अचानक से रजत कहाँ गायब हो गया और आखिर क्या प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अपने काम पर ध्यान दे रही थी। प्रीति फैक्ट्री में काम करके आती है और पसीनों से लथपथ काफी परेशान थी। तब वो देखती है कि सुनीता ने सबके लिए खाना बना दिया है। अरे मम्मी, आपने खाना क्यों बनाया? बेटा कोई बात नहीं, अब तुम भी तो इतनी मेहनत करके आती हो और इतनी गर्मी में फिर आकर खाना बनाओगी तो परेशान हो जाओगी ना। अगर मैं कभी मदद कर देती हूँ तो क्या हो गया। अब सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। मम्मी बहुत गर्मी लग रही है। अरे बेटा, हमें भी गर्मी लग रही है, बस इस गर्मी के कहर से कैसे बचे समझ नहीं आता। गरीब पर तो गर्मी का कहर होता ही है। सब गर्मी से परेशान खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे। तभी वहां पर दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने एक शख्स को देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रोहन बेटा, भैया। हाँ, मैं आ गया। मैं आप सबके पास वापस आ गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। दोनों बच्चे भी खुशी से जल्दी से झूमकर रोहन से लिपट जाते हैं। पापा, आप कहाँ चले गए थे? अरे कुछ नहीं बच्चों, बस मैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने गया था, जिसे सफल करने के लिए तुम्हारी बुआ ने बहुत मेहनत की है। रिया, अब मैं सुधर गया, अब सब ठीक हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन को खुश और अच्छा देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब थोड़ी देर बाद बात करते हैं और प्रीति रोहन के लिए खाना लगाती है। खाना खाने के बाद जब बच्चे सो जाते हैं तब कल हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे और देखते हैं कि सब ठीक है या नहीं है। बाकी अब मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मुझे पीने की फिर से कोई इच्छा ही नहीं होती है। वहां रहने के बाद मुझे समझ आया कि मैं अपनी जिंदगी को कितना ज्यादा बर्बाद कर रहा था। मैं जिंदगी के अहम हिस्सों को छोड़कर सिर्फ एक ही चीज में अपनी जिंदगी को बर्बाद करता जा रहा था। सच कहा है किसी ने, दारू और नशा तो जिंदगी बर्बाद करता है। अच्छा है कि फाइनली आपको सब समझ आ गया है और अब दोबारा आप ये सब नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन रोहन डॉक्टर के पास जाता है और उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहता है, देखिए, अब तो आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। मुझे खुशी है कि आपने इस बात को सीरियसली लिया। अरे जी डॉक्टर, यहाँ पिछले 7-8 महीने रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मेरा ड्रिंक करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरा जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया है। इतना कहकर रोहन डॉक्टर के कैबिन से जाता है तो प्रीति और रिया कहती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर उस समय आपने हमारा झूठ में साथ नहीं दिया होता तो शायद आज हम ये अच्छा दिन नहीं देख पाते। देखिए डॉक्टर, मेरे भैया बहुत ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद सब होश गुल हो जाता है। मैं जानती हूँ रिपोर्ट में थोड़ी ही खराबी है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल देंगे तो शायद भैया को कुछ समझ आ जाए। देखिए, वैसे तो झूठ बोलना गलत होता है और डॉक्टर का काम जान बचाना होता है। अगर मेरे झूठ बोलने पर उनकी जान बच सकती है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। रोहन नशे की हालत में डॉक्टर के पास जाता है। तो बताइए डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट कैसी है? बढ़िया है ना? अरे मेरा इकलौता सहारा है मेरी बोतल। इसके रहते मुझे कुछ कैसे हो सकता है? देखिए, चिंता की बात है, आपका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर अभी आपने पीना नहीं छोड़ा तो आप कभी भी भगवान को प्यारे हो सकते हैं। अब ये बात सुनकर तो रोहन बहुत घबरा जाता है। घर पर आकर वो बहुत परेशान था। तब, भैया परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको मुक्ति केंद्र में ले चलती हूँ, वहां पर आपकी दारू बिल्कुल छूट जाएगी। हाँ प्लीज मुझे ले चलो, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं छूट रही है और मैं मरना नहीं चाहता। देखा जाए तो ये एक तरह से सच भी था। अगर किसी भी चीज की अति हो जाती है और खासकर इस चीज की, तो इंसान का बचना मुश्किल ही होता है। रोहन अब बिल्कुल ठीक हो गया था। अब वो अच्छी खासी कंपनी में फिर से नौकरी करना शुरू कर देता है। मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल रही है। हालांकि मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था वो ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरी आदतों से कंपनी परेशान थी। अब तो वहां मुझे दोबारा काम नहीं मिलेगा, तो तुम चाहो तो तुम दोनों काम करना छोड़ सकती हो। नहीं, पहले हमें रिया की शादी करनी है। मैं उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैंने कुछ लड़कों की फोटो ला रखी है, एक बार देख लेना तुझे कौन सा लड़का पसंद है। रिया सब लड़कों की फोटो देखती है और मना कर देती है, मुझे एक भी लड़का पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम और लड़के देख लेंगे। लेकिन रिया किसी को क्या बताए कि इसकी वजह तो कुछ और ही है। रिया पिछले कई दिनों से रजत को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। आखिरकार एक दिन फोन करने के बाद रजत उसका कॉल उठाता है। कहाँ हो तुम इतने समय से? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मैसेज किया तो था।
सिर्फ एक मैसेज करने से क्या होता है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मेरे भैया वापस आ गए और बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि भी मेरी भाभी भी जॉब कर रही है। घर में सब ठीक हो गया है, तो हमें अपनी शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। इस बात पर रजत कुछ नहीं कहता तो रिया गुस्से में आगे कहती है, देखो इस तरह चुप मत रहो, जल्दी बोलो मेरे बारे में घर पर बात करोगे या नहीं। मेरे घर वाले तो लड़के भी देख रहे हैं, मुझे इतने सारे लड़कों की फोटो दिखा रहे थे। जल्दी बात नहीं की तो मेरा कहीं और शादी कर देंगे। तो तुम उन्हीं में से किसी एक लड़के को पसंद करके उनसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। ये बात सुनकर रिया के पांव तले जमीन खिसक गई। देखो अगर ये सब मजाक है तो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर रजत कॉल कट कर देता है और रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पर सुनीता फिर से शादी की बात करने लगती है। अच्छा बेटा देख और लड़कों की फोटो आई है, बताओ कौन सा लड़का ठीक रहेगा। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है और बार बार मुझसे शादी की बात करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रिया गुस्से से वहां से चली जाती है। अरे इस लड़की को क्या हो गया, लगता है इसका शादी करके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तरफ घर वालों को रिया की हालत का नहीं पता था और रिया को समझ नहीं आ रहा था कि रजत ऐसा क्यों कर रहा है। उसे किसी भी हाल में सच का पता लगाना था, इसलिए वो रजत के घर जाती है और जब रजत दरवाजा खोलता है तो रिया को वहां देखकर हैरान हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बल्कि मुझे तुमसे सवाल करना चाहिए था कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तुमने मुझे बस एक खिलौना समझा था क्या, जो मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर मुझे साइड हटा दिया। तुम्हें कोई और पसंद आ गई है क्या। रिया की किसी भी बात पर रजत कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब रिया रजत को धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी और से भी शादी करना तो दूर की बात है, मैं इस जिंदगी में ही रहना पसंद नहीं करूंगी। या तो तुम मुझे सच बता दो कि क्या बात है, वरना देख लेना। रजत अच्छे से समझता था कि रिया इस समय बहुत गुस्से में है और वो कुछ भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ रिया को भी पता था कि रजत कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसने ऐसा कहा। तब आखिर में रजत टूट जाता है और घर के अंदर रिया को ले जाकर सारी बातें बताता है। मेरे पापा फ्रॉड के जुर्म में जेल चले गए हैं और हर कोई मुझे एक मुजरिम का बेटा कह रहा है। अब तुम ही बताओ मैं ऐसे में तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। दुनिया वाले मुझे और मेरी मम्मी को इतने ताने दे रहे हैं और शादी के बाद तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बात सुनकर रिया प्यार से रजत के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है, मेरे पागल ढोलक कहीं के, तुम सिर्फ इतनी सी बात पर मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे थे। अरे मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मेरे भैया दारू पीकर हर रोज घर में कलेश करते थे और तुमने हमेशा मेरी इतनी मदद की। जब मैं परेशान रहती थी तब तुम ही थे जो मुझे हर मोड़ में मेरे साथ खड़े रहे। इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुसीबत में तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। और दुनिया वालों का तो काम ही है कहना, मेरे घर वालों को भी तो बहुत ताने दिए। हम सब कुछ मिलकर सुलझा लेंगे और कहीं दूर जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब रिया घर पर सारी बातें बता देती है और रिया के घर वाले रजत से मिलते हैं तो, देखिए बहन जी हमें रिश्ता मंजूर है, हमें कोई परेशानी नहीं है। सच में मेरा बेटा और मैं बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बहू मिलेगी और आप जैसा अच्छा परिवार मिल रहा है। देखिए अभी जो कुछ भी हुआ तो हम बड़ी शादी तो नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम मंदिर में ही छोटी सी प्रोग्राम के साथ शादी कर दे। जी बहन जी, आप जैसा चाहे, हमें बिल्कुल वैसा मंजूर है। इस तरह सभी की सहमति के साथ ही रिश्ता फिक्स हो जाता है। अब क्योंकि शादी में तो ज्यादा खर्चा होना नहीं था, इसलिए रिया के घर वाले उसके लिए सामान खरीद लेते हैं। एक दिन प्रीति रोहन को कुछ पैसे देती हुई कहती है, लीजिए मैं इतने समय से रिया की शादी के लिए पैसे जोड़ रही थी, आप ही पैसे रख लीजिए। नहीं प्रीति, तुमने और रिया ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, चिंता मत करो। अब मेरी सैलरी अच्छी है और इतने समय में मैंने भी कुछ पैसे जोड़ लिए थे और थोड़ा बहुत जो भी लेन देन है मैं अपने आप कर लूंगा। इन पैसों को तुम अपने पास संभाल कर रखो और तुम जैसे चाहो उन पैसों को अपने लिए खर्च कर सकती हो। प्रीति के बहुत बोलने के बाद रोहन प्रीति के पैसे नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी घर वालों के लिए सरप्राइज लाती है। प्रीति सबके लिए नया एसी खरीद कर लाई थी। अरे बहू तो हम सबके लिए एसी लेकर आई है। हाँ रिया, गर्मी में सब बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मैं सबके लिए एसी लेकर आई हूँ। अभी भी तुम सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं लेकर आई, बल्कि सबके लिए लेकर आई हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो और मेरी वजह से तुमने बहुत परेशानी झेली है, लेकिन अब मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी।
अब रिया अपने परिवार वालों को खुश देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अब रिया शादी के लिए खुश थी। आज रात को सब एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं और साथ में प्रीति के हाथ का बना घिया कोफ्ता, आम रस, आलू पापड़, दाल मखनी, चावल और रोटी सब बड़े मजे से एसी में बैठकर खाना खाते हैं। आज पहली बार एसी में बैठकर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में इतनी सारी खुशियाँ हमें एक साथ मिल गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मम्मी पापा, अब से हम हर रोज एसी में सोएंगे ना? अब हमें कभी गर्मी नहीं लगेगी? हाँ बेटा, अब से हम हर रोज एसी में सोएंगे और तुम्हारी मम्मी हम सबके लिए ही एसी लेकर आई हैं। अब तो बड़ा मजा आने वाला है। अब हम सब गर्मी में ठंडे ठंडे कमरे में सोएंगे। अभी क्योंकि घर में एक ही एसी था तो सब एसी में बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद हॉल में ही सब अपना बिस्तर लगा लेते हैं। अरे बच्चों, पहले कम से कम गद्दा तो लगाने दो, उसके बाद इनके ऊपर कूद लेना। हुआ, मैं तो अच्छा लग रहा है, आप भी मेरे साथ खेलो ना। अच्छा शैतान। उसके बाद रिया भी बच्चों के साथ खेलने लगती है और उन दोनों को गुदगुदी करती है। बस घर बुआ, बहुत तेज हंसी आ रही है। इस तरह से मस्ती मजाक करते हैं और सब आराम से एसी की हवा में सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रिया ने भी जॉब से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली थी। तुमने बहुत जिम्मेदारी निभाई है, अब तुम्हें जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक तुम घर पर रेस्ट करो, और अब तुम्हें किसी को ट्यूशन भी नहीं पढ़ाना है। लेकिन मैं घर पर रहकर क्या करूंगी भैया? कुछ भी कर सकती हो, बल्कि तुम रेस्ट करो। हाँ रिया, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रिया कुछ दिन के लिए अपने हेक्टिक शेड्यूल से ब्रेक ले लेती है और रिया और रजत की शादी मंदिर में करवा दी जाती है। दोनों साथ में फेरे लेकर पूरे रस्म रिवाजों के साथ शादी करते हैं और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। हमारा नया घर हमें नई पहचान देगा। हाँ, अब हमें पुरानी जितनी भी चीज है उन्हें भूलकर नए तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू करना है। एक तरफ रिया अपनी नई जिंदगी शुरू करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके मायके में भी सब ठीक हो गया था। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक हो गया। तुम्हारी बेटी की शादी हो गई और तुम्हारा बेटा भी अब सुधर गया है और अच्छे से अब घर को संभाल भी रहा है। सच में अब मुझे इससे ज्यादा खुशी और नहीं हो सकती। हाँ देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जरूरी नहीं कि आज सब ठीक है तो कल भी हमेशा ही ठीक रहेगा। कमला किसी को भी ताना कसने का मौका नहीं छोड़ती थी। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए कहती हूँ तुम भी घर जाकर अपने बहू बेटे पर ध्यान रखा करो, क्योंकि मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचो। अगर ऐसा करोगे तो बहू के आने के बाद भी बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। शीला ऐसा कहती है और कमला का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है और वहां पर बैठी सभी औरतें हंसने लगती है। तूने तो आज कमला को बिल्कुल सही करारा जवाब दे दिया। जब देखो बस दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करती रहती है और सबके बारे में बात बनाती है। वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद रिया घर पहली बार आती है और आज प्रीति ने उसके आने की खुशी में उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे और सब इसी में बैठकर खाने का मजा ले रहे थे। भाभी, आपके हाथ का खाना तो सच में बहुत अच्छा है, इसके आगे तो सब फेल है। वहाँ पर मैं आपके हाथ के खाने को बहुत मिस करती हूँ। तो तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ पर खाना खाने आ सकती हो, या मुझे बता देना, मैं तुम्हारे घर पर आकर बना दूंगी। नहीं बुआ, आप यहीं आकर खाना खाना, यहाँ हम एसी में बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद रिया प्रीति के काम में हाथ बटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीति साफ मना कर देती है। पहले ही तुम इतना काम करती थी और अब शादी के बाद भी तुम्हें काम करना है। 1 हफ्ते के लिए आई हो तो बस रेस्ट करो और तुमसे कोई काम नहीं करवा सकती मैं। उसके बाद रात को भी सब साथ में मिलकर एसी में बैठकर खाना खाते हैं और सबके चेहरे पर खुशी देखकर, खासकर रोहन को भी खुश देखकर रिया बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं।